व्हाट्स अप गाइस, इज मैक्स लाइफ एंड वेलकम बैक टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ माइन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पता लगने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। एंड बहुत ही मेजर डाउट जो होता है सबके दिल के अंदर कि क्या आप लोग डिपोर्ट हो सकते हो कनाडा आने के बाद, क्या आपको कनाडा से वापस भेजा जा सकता है, उस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे आज। किन कंडीशंस के अंदर आप डिपोर्ट हो सकते हो, कब कोई इंसान को डिपोर्ट किया जाता है कनाडा से। वीडियो के अंत तक बने रहना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। पहला रीज़न जिसके कारण आप डिपोर्ट हो सकते हो कनाडा से वो ये है कि आप लोग पीआर का अरेंजमेंट नहीं कर पाते अपने वर्क परमिट के दौरान। जब हम 2 साल की स्टडी करते हैं उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 1 साल की स्टडी करते हैं उसके बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप डिग्री भी करते हो तो भी आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलता है। मतलब 2 साल से ऊपर आप जितनी भी स्टडी करो आपको सिर्फ 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। अब यार क्या ऐसा पॉसिबल है कि बंदे को 2 साल की स्टडी करने के बाद 3 साल का जो वर्क परमिट मिला है उसके अंदर वो पीआर का अरेंजमेंट ना कर पाए। देखो ये चीज़ पहली बात तो बहुत 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 रेयर है कि 3 साल के अंदर कुछ ऐसा ना हो कि बंदा जो है पीआर ना हो। क्योंकि पीआर के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। नंबर 1 सबसे पहला तरीका ये है कि एक्सप्रेस एंट्री, या अपने पॉइंट्स पूरे करते हो, सिंपली फाइल अप्लाई करते हो। अब वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपको सिर्फ 1560 घंटे ही काम करना होता है। 1560 घंटे आपके 1 साल के अंदर 100% पूरे हो जाते हैं। चाहे आप मतलब 32 घंटे काम करो हफ्ते में फील्ड जॉब वाला, फिर भी आपके वो 1560 घंटे पूरे हो रहे हैं। तो 1560 घंटे के लिए आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत है, आपके हो जाएंगे पूरे। और उसके बाद फाइल की प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 6 महीने के आसपास का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। और वैसे भी अगर आपका एक बार अप्लाइड स्टेटस पीआर का आ जाता है तो आप डिपोर्ट नहीं होते हो, तो आप पीआर हो ही जाते हो, ठीक है। किंतु परंतु मान लो कुछ ऐसा केस आता है कि आप वो 1560 घंटे पूरे नहीं कर पाते हो, तो यू हैव द सेकंड ऑप्शन विच इज़ पीएनपी। कि आप जहाँ पे अगर आप किसी बड़े शहर पे रह रहे हो जहाँ पे आपके एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, तो आप जाके किसी छोटे शहर में बस जाओ। मतलब कि आप किसी अटलांटिक प्रोविंस में चले जाओ। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम तो चल ही रहा है, तो पीएनपी आपको वहाँ की मतलब प्रोविंशियल पीआर मिल जाएगी। बाद में आप फेडरल पीआर ले लो, उसके बाद आप मूव कर सकते हो। तो एक वे वो भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं, क्योंकि बहुत सारे +2 वाले जो बच्चे आते हैं ना, देखो डिग्री के एक पॉइंट्स होते हैं। मतलब इंडिया में अगर आप डिग्री करके आए होते हैं ना, उसके अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके ओवरऑल पॉइंट्स को बूस्ट करते हैं और आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर हो जाते हो। और मान लो अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आपको समहाउ वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अरेंज करने के लिए आपको डायरेक्टली पीएनपी वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपकी बात बन ही नहीं रही होती है। अब आप लोग सोचोगे चलो यार ठीक है, सब छोड़ो, वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मतलब कि ना तो आपने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगाई, ना ही आप पीएनपी के लिए कहीं पे मूव किया। आपको बड़े शहर के अंदर ही रहना, आपको टोरंटो वैंकूवर के अंदर ही रहना था, आपको नहीं हिलना था। आपने कहा नहीं यार, तो आप मॉन्ट्रियल चले जाते हो। मॉन्ट्रियल में जाके अगर आप फ्रेंच सीख जाते हो तो फ्रेंच अगर आप जानते हो तो उसके थ्रू भी एक पीआर लेने का रास्ता मॉन्ट्रियल के अंदर होता है। आप वैसे भी पीआर वहाँ पे ले सकते हो। अब मान लो कि आपने फ्रेंच भी नहीं सीखनी, और वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाओ, आपने ना फ्रेंच सीखनी है, ना आपने पीएनपी के थ्रू जाना है, मतलब ना आपने किसी प्रोविंस के अंदर शिफ्ट होना है जो पीआर करवाता हो, ना ही आपने क्या बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री थ्रू जाना है। अगला वे होता है दोस्तों LMIA। मतलब कि अगर आप कोई आपको एम्प्लॉयर यहाँ पे जिसके लिए आप काम कर रहे हो बहुत लॉयल्टी से इतनी देर से, वो आपको पेपर देता है, LMIA दे देता है, वो आपकी पीआर में हेल्प करता है। LMIA के आपको सीधे सीधे पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि अगर आपने डिग्री नहीं की होती तो वो पॉइंट ओवरकम हो जाते हैं। आपके एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पॉइंट बनते ही बनते हैं अगर आपके पास LMIA है तो, ठीक है। उसके लेने के लिए जुगाड़ होते हैं, वो हो गया, चलो ख़त्म हो गया। अब LMIA के थ्रू भी आप पीआर हो गए। अब मान लो आपको LMIA भी कोई नहीं दे रहा, ना आपको LMIA दे रहा है, ना आपने पीएनपी के थ्रू फाइल लगवानी है अपनी, ना आपने फेडरल पीआर एक्सप्रेस एंट्री लेनी है, ना आपका कोई भी जुगाड़ बन रहा है, तो फिर आप स्टडी और ले सकते हो, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। फिर भी आप पीआर हो सकते हो, फिर भी आप यहाँ पे रह सकते हो। पीआर नहीं भी हुए तो भी आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने टाइम को, आप और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, तो बंदा डिपोर्ट होता कैसे है। अब आपको बताऊंगा बंदा डिपोर्ट होता कैसे, कनाडा से बंदा ज़्यादा कैसे। तो देखो बंदा डिपोर्ट होता क्यों है भाई। बंदा डिपोर्ट होता है 2 कारणों से मेन। जो सबसे पहला सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये है क्रिमिनल चार्जेस। जी हाँ, क्रिमिनल चार्जेस या फिर समथिंग इक्वलेंट टू क्रिमिनल चार्जेस बंदे पे लग जाए तो उसका डिपोर्ट होना ऑलमोस्ट तय है। क्रिमिनल चार्जेस उसकी इक्वलेंट क्या है, मान लो आपने ड्रिंक एंड ड्राइव कर दी शेकी के अंदर और आप पकड़े गए, ठीक है। चाहे आप पीआर भी हो गए हो तब भी आप डिपोर्ट हो जाते हो। जी हाँ, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट भी हो कनाडा के, फिर भी वो आप लोग को नहीं बख्शते। अगर आपका, मुझे लगता है ऐसा भी है शायद कि अगर आप सिटीज़न हो जाते हो, पासपोर्ट मिल जाता है ना,
उसके बाद भी देयर इज़ क्लॉज कि वो लोग आपको डिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन कनाडा नहीं है। तो अगर आपने ऐसी खड़मस्तियाँ करनी है तो बोल रहे भाई अपने देश में जाके करो कि नहीं। उसके अलावा क्रिमिनल चार्जेस कैसे हैं, कुछ आप ड्रग सप्लाई वगैरह ऐसा कुछ इलीगल काम करना शुरू कर दो, या फिर आप किसी को ऐसे ही उड़ा दो, किसी के साथ लड़ पड़ो, किसी के साथ हाथापाई कर लो, किसी के ऊपर रेसिस्ट कमेंट कर दो, अगर इन मतलब चीज़ों में से आप कुछ भी कर देते हो तो फॉर श्योर। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स बट नॉट लिमिटेड टू दीज थिंग्स ओनली। बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से कुछ भी कर दिया तो फिर आप कनाडा के अंदर नहीं बच सकते हो फॉर श्योर। और दूसरा जो केस जिसके अंदर लोग डिपोर्ट होते हैं ना, वो है ऑन विल। जी हाँ, ऑन विल। लोग बताते नहीं हैं बट वो खुद कनाडा छोड़ के जाना चाहते होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा में नहीं खुश होते, जिनको लगता है कि सिस्टम उनके लिए नहीं है, इनको लगता है कि वो मैचअप नहीं कर पाए, वो मतलब घुल मिल नहीं पाए, वो उस तरह से अपना सर्कल नहीं डेवलप कर पाए जो चाहिए था उनको कनाडा के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचते है कि छोड़ के चले जाओ, और बाद में उसके बाद जो सब कुछ भी आता है वो सब के सब एक्सक्यूज़ होते हैं लोगों को दिलासा देने के लिए कि हाँ भाई देखो यार, एक ना ह्यूमन समटाइम प्रवृत्ति होती है कि उसको खुद को सही दिखाना होता है कि हमने जो किया वही सही डिसीजन था, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो उसके तहत भी लोग फिर बताते रहते हैं कि यार नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे वैसा नहीं था। ठीक है, जो आके सेट हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जिनके सिस्टम सही लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं एडजस्ट कर पाते, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचती बट जस्ट टू गो बैक टू देयर कंट्री, विच इन माई केस विल बी इंडिया। बट मैं नहीं जा रहा हूँ कि मतलब अभी माइंड में ऐसा कुछ है नहीं यार। मेरे से पर्सनली पूछो तो मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है। आई जस्ट नीड टू मेक अ गुड फ्यूचर फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स द ओनली थिंग आई एम थिंकिंग राइट नाउ। सो गाइज, दिस इज फॉर टुडेज वीडियो. I hope you guys like it. If you like it, give it a big fat thumbs up, share with your friends, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in the next one. Till then, peace out.